हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 1, जो कि संबंध एवं फलन नाम से है। तो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पे आपके पेपर के अंदर जो भी पेपर के पार्ट होंगे ABCD, इनमें पहला पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर का रहने वाला है। तो एक तरह से आपके एग्जामिनर के सामने इम्प्रेशन भी ये बनाता है कि आपके पास में कितना सटीक और सही नॉलेज है। तो इस चैप्टर का पहले तो डिवाइडेशन समझ लेते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज जो 1.1 है, ठीक है, तो ये तो केवल इस पॉइंट से रिलेटेड है, संबंध वाले पॉइंट से रिलेटेड है। ये आप पढ़ोगे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। और फलन वाला पार्ट है, वो है एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 के अंदर। और उसके बाद में एक एक्सरसाइज और है 1.4, उसमें इन दोनों के अलावा कुछ है, बट है इन्हीं से रिलेटेड। तो ये तो हो गया इस चैप्टर के बारे में। 1.1 कवर करेंगे, तो इसमें आपको संबंध के बारे में पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो संबंध शब्द हम वैसे तो जानते हैं, रिलेशन हमारे घर में भी, परिवार में भी, रिश्तेदारी में कई तरीके से हम बोलते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। रिलेशन कितने लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है, दो वस्तुओं के बीच में होता है। तो संबंध शब्द का मतलब क्या होता है वो समझिए। दो वस्तुओं, ठीक है, अब दो वस्तु कुछ भी हो सकती है, दो वस्तुओं के मध्य ये परिभाषित होता है, मध्य परिभाषित होता है। अब दो वस्तु हैं या दो कोई नाम है, इनको सपोज करिए आप ए और बी बोलते हो। क्या बोलते हैं? ए और बी बोलते हो। तो ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है। जैसे ए और बी कोई संख्या है, तो इनको आप कैसे भी करके रिलेशन बना सकते हो। जैसे ए प्लस बी इक्वल टू 5 लिख दिया, तो ये भी एक रिलेशन है जिसमें ए और बी का एडिशन कितना है? 5 है। ए और बी के बीच में रिलेशन ऐसे बोल सकते हैं कि ए लेस देन बी का स्क्वायर है, तो ये भी एक रिलेशन है। तो कई तरीके से रिलेशन हम ए दो वस्तुओं के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। अब इन वस्तुओं के बीच में जो रिलेशन डिफाइन होता है, तब हम क्या कहते हैं? अगर इनके बीच में संबंध है, ठीक है, अगर ए और बी के बीच में संबंध है, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है मैथमेटिकली, उसको हम ऐसे लिखते हैं ए आर बी। ये आर शब्द रिलेशन के लिए होता है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं ए का बी के साथ कोई रिलेशन है, इंग्लिश में पढ़ेंगे ए रिलेट बी, ठीक है। ए आर, आर यहाँ पे रिलेशन शब्द के लिए लिया जाता है। कई जगह तो ऐसा लिखते हैं, और कई जगह इसको देखो ध्यान से सुनना, कई जगह ऐसा भी लिखते हैं ए कॉमा बी, और यहाँ पे ये बिलोंग टू आर बोल देते हैं। तो ये आर भी रिलेशन के लिए होता है, रियल नंबर नहीं बोलोगे यहाँ पे। और अगर रिलेशन नहीं है, ठीक है, यदि संबंध नहीं है ए और बी के बीच में, तो नहीं होने के लिए तो यहाँ पे हम यहाँ काम में लेते हैं, तो ए रिलेशन बी में ये एक लाइन खींच देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो इसको पढ़ने ए नॉट रिलेट बी, ठीक है। अब कई जगह इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, तो इसका मीनिंग भी वही समझिए, ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन या आर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे तो बोलेंगे संबंध नहीं है, और क्रॉस नहीं कर रखा है तो बोलेंगे रिलेशन है। तो ये दोनों का पहले आपको समझ में आना चाहिए, जो अगर संबंध है तो ये दोनों का नोटेशन सेम ही है बच्चों। अगर मैं इनको यूज में लूँ, तो ये अगर कई जगह यूज ले रहे हैं या ये दूसरा वाला यूज ले रहे हैं, इन दोनों को आपको सेम ही समझना है। ये पहली बात आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन के रिलेटेड और क्या क्या है। तो जैसे बोला कि रिलेशन दो के बीच में होता है, तो ये जो लिखा जाता है इसको बच्चों बोलते हैं युग्म। क्या बोलते हैं? इसको युग्म बोलते हैं। यानी रिलेशन अगर दो के बीच में है, तो कोई को सेटिस्फाई करने वाली संख्या होगी, उनको एक साथ लिखते हैं, तो क्या बोलते हैं? युग्म। और युग्म के रूप में आपको रिलेशन अगर लिखने में आता है, तो हम जानते हैं संबंध और रिलेशन, इसको दो तरीके से लिखा जाता है। कितने तरीके से लिखा जाता है? दो तरीके से। या उसके लिखने का तरीका जो होता है, मतलब उसको अगर हम लिखना चाहें, तो लिखने का जो मेथड रहेगा, इसके दो मेथड है। एक मेथड तो है जिसको हम बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप बोला जाता है। और दूसरा जो मेथड है, उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ये आपको 11th क्लास से पता होना चाहिए। ये 11th के दोनों पॉइंट मैंने जो बोले हैं, समुच्चय निर्माण रूप, यानी समुच्चय लिखने के दो तरीके हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप के अंदर हम क्या करते हैं? युग्म लिखते हैं मैथमेटिकली, जैसे आगे मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा भी ये रोस्टर रूप है।
और समुच्चय निर्माण में कोई भी भाषा या लैंग्वेज लिखी हुई मिलती है हमें। अब ये भी पता लग गया कि यहाँ पे आपके पास में जो रिलेशन बनेगा वो युग्म लिखने के बाद बनता है। आप युग्म रोस्टर रूप में लिख रहे हैं या समुच्चय में लिखें, वो कैसे भी हो सकते हैं। अब ये जो युग्म बनते हैं, ये युग्म हमने एक और तरीके से भी पढ़े थे। युग्म एक और तरीके से भी हमने पढ़ा था, वो होता है, हाँ, सेकंड वाला पॉइंट ऐसा समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो युग्म हम जो बनाते हैं उनको लिखते हैं कार्तीय गुणन। क्या लिखते हैं? कार्तीय गुणन। यानी कार्तीय गुणन से भी हमें युग्म मिलते हैं। जैसे आपके पास में एक कोई समुच्चय है जिसके अंदर 1,2 अवयव है और बी कोई समुच्चय है इसमें a, b है। तो अगर मैं यहाँ से a क्रॉस b लिखना चाहूँ, इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन, a क्रॉस b को। तो हमारे पास में कार्तीय गुणन आएगा 1, a, 1, b, फिर 2, a और 2, b आएगा। तो ये बोला जाता है कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन में जितने अवयव होते हैं, कितने अवयव होंगे यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4 अवयव बनते हैं। तो कार्तीय गुणन के उप समुच्चय को, अब मैं समुच्चय की परिभाषा बता रहा हूँ। अभी तक तो बताया समुच्चय के बारे में, सॉरी संबंध के बारे में, और अब बता रहा हूँ संबंध की परिभाषा। तो कार्तीय गुणन का प्रत्येक उप समुच्चय, ध्यान सुनना, प्रत्येक उप समुच्चय, कार्तीय गुणन का प्रत्येक उप समुच्चय संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए। यानी कार्तीय गुणन जो होता है उसका प्रत्येक उपसमुच्चय होगा, उसको क्या बोलेंगे? हम संबंध बोलेंगे। तो कई बार होता है या ट्यूशन में पूछा जाता है कि संबंधों की संख्या कितनी आएगी, तो मैं आपको आगे समझाऊंगा यह संबंध कितने बनेंगे। तो वो बनते हैं, जितने उपसमुच्चय होते हैं उतने ही संबंध बन सकते हैं। तो यहाँ पे कितने अवयव हैं? देखो यहाँ पे अवयव है 4, तो इसके उपसमुच्चय बनेंगे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 जो उपसमुच्चय है वो प्रत्येक उपसमुच्चय क्या कहलाता है? संबंध कहलाते हैं। संबंधों की संख्या यहाँ पे ए और बी के बीच में कितनी होगी? तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट में नोट करके पॉइंट लिखवा दूंगा, इसमें 2 की पावर mn आता है। क्या आता है? 2 की पावर mn आता है, यदि आप ए से बी में संबंध को परिभाषित कर रहे हो। अब यहाँ पे ये कार्तीय गुणन के रिलेटेड जो बात बोली है कि उसका प्रत्येक उपसमुच्चय संबंध कहलाता है, तो उपसमुच्चय में एक फाई भी होता है और एक खुद समुच्चय भी होता है। तो इससे रिलेटेड दो बातें आपको यहाँ पे परिभाषा के तौर पर पता होनी चाहिए। तो यदि कोई समुच्चय आर ए में परिभाषित किया है, किसमें परिभाषित किया है? ए में। तो जब समुच्चय रिलेशन है वो परिभाषित किया जाता है तो इसमें ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस ए से ए। ठीक है, अगर ए में परिभाषित कर रहे हैं तो ए क्रॉस ए, ये कार्तीय गुणन के लिए, और फिर ये 10 to a लिखते हैं। तो समुच्चय अगर ए में परिभाषित है तो वो रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए क्रॉस ए का फाई अवयव आ जाए। फाई के बारे में जानते हो, ये रिक्त होता है। तो फाई जो युग्म के रूप में लिखा जाता है क्योंकि इसके उपसमुच्चय में बनेंगे, तो एक सबसे शुरुआत में क्या आएगा? फाई आएगा। तो फाई को हम बोलते हैं रिक्त संबंध। और एक एग्जैक्टली ये खुद पूरा समुच्चय होता है। जिन लोगों ने उपसमुच्चय पढ़ रखे हैं उनको पता होगा कि हमारे उपसमुच्चय में शुरुआत फाई से होती है और आखिरी में खुद समुच्चय के बराबर उपसमुच्चय होता है। तो जो आखिरी वाला होता है जो पूरा कंप्लीटली समुच्चय के बराबर होता है, यानी ए क्रॉस बी की बात करें तो ये ए क्रॉस बी को क्या बोला जाएगा? सार्वत्रिक संबंध बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों? सार्वत्रिक संबंध बोला जाएगा। और अगर वो ए से ए में चल रहा है तो ऐसे सोचिए ए क्रॉस बी की जगह हम बोल रहे हैं ए क्रॉस ए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ए क्रॉस ए। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अगर एग्जाम पूछा जाता है कि रिक्त संबंध क्या होता है तो फाई, और सार्वत्रिक क्या होता है? वो होता है ए क्रॉस ए। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड अगर जो बीच के संबंध होते हैं फाई और ए क्रॉस ए के अलावा जो बीच में होते हैं, इनके रिलेशन के रिलेटेड यहाँ पे एक परिभाषा थर्ड है, तो उसको आपको समझना है। और इससे पहले जो मैंने बोला था नोट पॉइंट, देखिए अगर ए में आपके, अगर समुच्चय ए में एम अवयव है और समुच्चय बी में बच्चों एन अवयव है, तो ए से बी में जो संबंध होंगे, ध्यान सुनना, ए से बी में जो संबंध होंगे वो बच्चों होंगे 2 की घात mn। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने होंगे? 2 की घात mn होंगे, राइट। अब जो रिलेशन हमने बोल दिया कि रिलेशन जो परिभाषित होने वाला है, तो रिलेशन अगर ए में परिभाषित है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, ए क्रॉस ए से ए। क्या बोलेंगे?
रिलेशन को बोलेंगे ए क्रॉस ए से ए, ये रिलेशन लिखने का तरीका होता है। अब उस रिलेशन के कुछ स्पेशल नाम है, तो उसमें स्पेशल नाम में सबसे पहला पॉइंट आता है स्वतुल्य। क्या आता है? स्वतुल्य, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर आपको ये अब तक की बातें सारी समझ में आ गई थी, तो ये सारी बातें जो मैंने की है अब तक इस वीडियो के अंदर, वो तो थी रिलेशन की परिभाषा। अब यहाँ से जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, इसके आधार पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, तो आपको अच्छे से समझना है। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन 3 पॉइंट पे ही है। बाकी अब तक का तो इन्फॉर्मेशन थी कि इस रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आता है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है, आपके जो युग्म होते हैं, ये बात आपको शुरुआत में मैंने बोली थी कि हमारे जो संबंध होते हैं उसमें रोष्ट रूप में क्या होते हैं, युग्म होते हैं। रोष्ट रूप किसका होता है? युग्मों का होता है। तो जो युग्म होते हैं, उस युग्म में अगर दोनों अवयव एक जैसे हो, ध्यान सुनना, अगर युग्म में दोनों अवयव एक जैसे हो तब हम बोलते हैं कि यह स्वतुल्य है। कैसा है? स्वतुल्य, खुद के साथ तुलना हो रही है। तो ये स्वतुल्य की परिभाषा है। तो हम बोलेंगे ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। आर यहाँ पे किसके लिए? आर वास्तविक संख्या के लिए नहीं है बच्चों, आर है यहाँ पे संबंध के लिए, किसके? रिलेशन के लिए, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अब दूसरा आता है सम्मित। तो सम्मित में क्या होता है, दो कोई वैल्यू है, युग्म जो रिलेशन है A1 और A2, और रिलेशन परिभाषित हो रहा है A से A में। तो अगर A1 और A2 हमारे A में से कोई संख्याएं, और उनके लिए A1 और A2 में जो रिलेशन है, A1 और A2 में रिलेशन है, इस रिलेशन की हेल्प से वही रिलेशन A2 और A1 में मिल जाए, यानी पहले का दूसरे के साथ जो रिलेशन है वही दूसरे का पहले के साथ आ जाए, पहले का दूसरे के साथ जो रिलेशन है वही दूसरे का पहले के साथ आ जाए, A2, A1, तो हम बोलते हैं ये आपका सिमेट्रिक है, हिंदी में सम्मित है। और तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक, हिंदी में। संक्रामक बीमारी सुनी होगी, जो एक से दूसरे में फैलती है, दूसरे से तीसरे में। तो इसमें 3 वैल्यू होती है, A1, A2 और A3। अगर A1, A2 और A3 3 वैल्यू A में से ले रहे हैं, किसमें से ले रहे हैं? A में से, और उनके बीच में A1, A2 तथा A2 और A3 से हमें A1 और A3 प्राप्त हो, पहले 2 कंडीशन से तीसरा प्राप्त हो, तो हम क्या बोलते हैं? वो संक्रामक है। अब ये जो बात बोली है इसको एक डायग्राम के तौर पे याद रखिए, जल्दी आपसे होगा। तो पहला पॉइंट है स्वतुल्य। क्या है? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के अंदर क्या होता है, खुद का और खुद के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है, आप इसको ध्यान रखोगे। फिर दूसरा पॉइंट है सम्मित। क्या है? सम्मित। तो सम्मित के अंदर क्या बोलते हैं, अगर ए का और बी के साथ रिलेशन है तो वही बी का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर ए और बी की बात करें, यहाँ पे A1, A2 की बात करिए, तो अगर मैं ए और बी लेके चल रहा हूँ तो पहले का दूसरे के साथ जो रिलेशन है वही दूसरे का पहले के साथ आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं? ये सम्मित है। और संक्रामक के अंदर क्या बोलते हैं, अगर संक्रामक की बात आए तो इसमें 3 होते हैं, ए, बी और सी। तो पहले का जो दूसरे के साथ रिलेशन है और दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन है, इससे अगर हमें ये समझ में आ जाए कि वही पहले के तीसरे के साथ रिलेशन है, तब बोलते हैं संक्रामक है। पहले और दूसरे का रिलेशन और दूसरे और तीसरे के रिलेशन की सहायता से हम पहले और तीसरे में मिल जाए तो बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं? संक्रामक रिलेशन। तो स्वतुल्य में एक वेरिएबल होता है, इसमें कितना होता है? 1 होता है। सम्मित के अंदर 2 होते हैं, कितने होते हैं? 2 आपको लेके चलने। और संक्रामक के अंदर आपके 3 होते हैं, ये बात ध्यान रखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और अगर कोई रिलेशन ये तीनों गुण रखता है, ठीक है, यदि संबंध, अगर संबंध के अंदर आपका स्वतुल्य है, वो सम्मित है, अगर रिलेशन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, संक्रामक अगर तीनों टाइप का है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर रिलेशन मेरा सम्मित भी है, संक्रामक भी है और स्वतुल्य, ये तीनों है, कैसा है? ये तीनों है, तो उसे ध्यान से सुनने, इसको क्या बोलते हैं? तुल्यता बोलते हैं। ध्यान रखना है, ये तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता को इंग्लिश बोलते हैं आपका, जब भी तीनों के गुण इसमें आ जाते हैं तो इसको तुल्यता, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। ध्यान रखना ये पॉइंट है। तो तुल्यता का मतलब ये तीनों गुण उसके अंदर होने चाहिए। अब जो बात मैंने यहाँ पे बोली है बच्चों, इसी पे क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो शुरुआत में मैंने बताया, समुच्चय निर्माण रूप या रोस्टर रूप कोई भी अपना सकते हो।
अगर हमारे पास में इंफॉर्मेशन समुच्चय में है तो रोस्टर रूप लगाएंगे, और अगर समुच्चय निर्माण में है तो फिर समुच्चय निर्माण लेके चलना पड़ेगा। अगर कुछ कम समझ में आए तो आप क्वेश्चन देखो जल्दी, ये बात मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ए दे रखा है 1 से 14 तक, और उसमें संबंध परिभाषित है, और जो रिलेशन है इस रिलेशन का नाम क्या है, एक्स कॉमा वाई, जहां ये दो बिंदु को बोलते हैं हिंदी में जहां, क्या बोलते हैं इसको, जहां एक्स कॉमा वाई ये युग्म है, जहां 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये y इक्वल टू 3x बन जाएगा। अब y इक्वल टू 3x से हम क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा r किस में परिभाषित है, ये है a क्रॉस a से a में। अब y इक्वल टू 3x में आपको x की वैल्यू किस में से रखनी है, a में से रखनी है, किस में से रखनी है, a में से रखनी है, ठीक है। तो r हमारा क्या होगा, तो x का मान 1 रखेंगे, देखो ध्यान से सुनना। और a क्रॉस a का मतलब है यहाँ पे जो दूसरा वाला ए, ये उसको बोलते हैं सह प्रांत, क्या बोलते हैं बच्चों, सह प्रांत। तो इससे बाहर नहीं जाना है, क्या नहीं करना है, इससे बाहर नहीं जाना है, यानी आउटपुट और इनपुट ए के अंदर ही रखने हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो बोलेंगे 1,3 युग्म है, या 1 और 3 के बीच में ये रिलेशन है y इक्वल टू 3x वाला। फिर 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9, x की वैल्यू रखते जाओ यहाँ पे, y की वैल्यू आपको मिलते जाएंगी, और उसको युग्म में लिख रहे हैं। 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, और 5 में रखूंगा तो 15 आ जाएगा, और 15 इससे बाहर चला जा रहा है, देखो जा रहा है नहीं जा रहा है, इसलिए ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहीं पे रुक जाना है और इसको यहाँ पे बोलना है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन को लिखने का जो तरीका हुआ इसको बोलेंगे बच्चों रोस्टर रूप। क्या बोलेंगे इसको, रोस्टर रूप बोला जाएगा। तो ये क्या है, रोस्टर रूप है। अब इस रोस्टर रूप के बारे में बताना है कि क्या स्वतुल्य है, सम्मित है, या संक्रामक है या नहीं, आपको बताना है। तो स्वतुल्य में क्या बताया था, खुद की खुद के साथ तुलना होती है, खुद की खुद के साथ तुलना होती है। और सम्मित में पहला दूसरे के साथ रिलेशन है तो दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो पहले का खुद की खुद के साथ तुलना तो कहीं हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे हम एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। कारण बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, 2,2 भी बिलोंग टू आर नहीं है, और इसी तरीके से 14,14 ये सारे होने चाहिए थे, ये नहीं है। इसमें बोला देखो क्या बोला है, प्रत्येक ए के लिए, किसके लिए, प्रत्येक ए के लिए होना चाहिए था, ऐसा प्रत्येक के लिए दिख नहीं रहा है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा देखेंगे तो सम्मित, क्या देखेंगे, सम्मित। तो आपको युग्म के अनुसार बताना है, तो सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित के लिए देखो यहाँ पे 1,3 जो युग्म है वो आर में है, 1,3 तो आर में है, परंतु इसका उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, 3,1। तो 3,1 नहीं है, अतः ये सम्मित भी नहीं है। ऐसा नहीं है, सम्मित नहीं है। कहानी समझ में आ गई। तो ये रीजन बता दो। अगर गलत प्रूव करना है तो उसके लिए आपको अपनी तरफ से एक उदाहरण दे देना है कि देखो इसके लिए काम नहीं कर रहा है। सही के लिए फिर आपको प्रॉपर तरीका बताना होगा, गलत के लिए तो एक कोई एग्जाम्पल ले लो जिसपे गलत हो रहा हो। अब संक्रामक की बात आती है, तो संक्रामक के लिए देखो संक्रामक में क्या होता है, तो यहाँ पे दो की बात लेके चलनी होती है। संक्रामक में क्या करते हैं, दो लेके चलते हैं, ए बी और बी सी से ए सी आना चाहिए, या A1 A2 और A2 A3 से A1 A3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में 1,3 बिलोंग टू आर है, और 3,9 1 से 3 और फिर 3 से 9 भी है, परंतु आपका 1 से 9 नहीं है। क्या नहीं है, 1 से 9 नहीं है, इसलिए ये कैसा नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक भी नहीं है। तो कुल मिला के ये तीनों ही प्रकार का नहीं है, न स्वतुल्य, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। बात समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या हमने, अगर समुच्चय दे रखा था पहले रोस्टर रूप बना दो, और रोस्टर रूप के अनुसार बातें आगे बढ़ाते जाओ। अब अगला देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको भी सेम तरीके से बताना है। पहला क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है। अब बोला गया है कि समुच्चय एन में, किसमें, एन में एक्स कोमा वाई, जहां वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है और एक्स का वैल्यू कितना है, 4 से कम है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम
हमको यहाँ पे बोला गया है समुच्चय n में, ठीक है। तो ये r हमारा जो परिभाषित है वो किस में है, n क्रॉस n से n में, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब r जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो आप कहोगे x, y, जहाँ y की वैल्यू x प्लस 5 है और x की वैल्यू 4 से कम है। तो x की वैल्यू 4 से कम और प्राकृत संख्या, तो क्या होगा बताओ x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 और 3। 4 से कम बोला है, इक्वल टू 4 भी नहीं है। तो अब यहाँ से क्या बनाएंगे, युग्म बनाएंगे आप। तो युग्म बनाएंगे तो उससे r बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली युग्म लिख लेता हूँ। x की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ 1 रखने पे 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 पे कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। अब आगे कहानी वैसी है जैसे पिछले में हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पे ये देखोगे तो पहला पॉइंट बताओ स्वतुल्य है क्या, तो यहाँ पे बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है। अब नहीं है तो कारण बताना पड़ेगा आपको क्यों नहीं है, क्योंकि 1,1, 2,2 और लास्ट में n,n ये आपके r में नहीं है, ठीक है, ये नहीं है इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। अब आती है सममित की बात। तो बताओ सममित है या नहीं। सममित में 1,6 तो है, परंतु इसका उल्टा। कोई भी एग्जाम्पल एक ले लो और एक पे इस पे बदनाम कर दो इसको कि इस पे काम नहीं कर रहा, इसलिए ये तो 1,6 है पर 6,1 नहीं है, इसलिए कह सकते हैं अतः ये सममित नहीं है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट आता है संक्रामक का। तो संक्रामक के लिए क्या होते हैं, दो लेके चलने होते हैं। तो संक्रामक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, पहली कंडीशन तो बन रही है। अब देखो अगले वाले में यहाँ पे आपको संक्रामक पे बात करनी है। तो संक्रामक पे आपके पास में कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो पहला देखो संक्रामक में क्या होते हैं, 3 कंडीशन होती है। कितनी होती है, 3 होती है। जब हम डायग्राम के अनुसार देख रहे हैं तो हमारे पास में ए से बी होना चाहिए, बी से सी, या A1 A2 A2 A3 से A1 A3 मिलना चाहिए। बट यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि आपके पास में A, B बिलोंग टू R है। सपोज करिए A, B की जगह हम ले रहे हैं 1,6। देखिए 1,6 बिलोंग टू R है, पर यहाँ पे आपका B, C बिलोंग टू R है ही नहीं। यहाँ पे मतलब इसी से दूसरा स्टार्ट है, 6 से आगे कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहे यहाँ पे। तो B, C बिलोंग टू R नहीं है और A, C बिलोंग टू भी R नहीं है, अतः इसको हम बोलेंगे संक्रामक नहीं है। बट कई जगह एनसीईआरटी में ये एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना है कि इसको संक्रामक बोला गया है। अगर पहली 2 कंडीशन से तीसरी कंडीशन नहीं बोले, पहली 2 तो सही हो पर तीसरी सही नहीं हो, तब बोले कि संक्रामक है, ठीक है। तो सॉरी संक्रामक नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पहली कंडीशन अगर सही है और बाकी के दोनों गलत हो तो बच्चों इसको भी संक्रामक बोला जाता है, ध्यान दीजिए। अगर पहली कंडीशन सही हो और बाकी के दोनों बने ही नहीं क्वेश्चन के अंदर तो उसको एनसीईआरटी संक्रामक मानती है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, विशेष करके एक्सेप्शन के तौर पे। कई पासबुक में इसको गलत दे रखा है और हमको इसको मान के चलना पड़ेगा। इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक वाली बात है नहीं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि B, C और A, C इसमें नहीं बन रहे, तो ये नहीं होना चाहिए आपके अनुसार और मेरे अनुसार भी। फिर भी एनसीईआरटी ने उसको संक्रामक मान रखा है तो हमको भी मानना है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब अगले में आ जाते हैं और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जब भी समुच्चय दे रखे हो, क्या दे रखे हो, समुच्चय दे रखे हो, तो आप फटाफट युग्म बना लिया करो। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको समुच्चय तो दे ही रखा है, तो आप पहले युग्म बनाओगे। तो युग्म क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोला गया x, y का युग्म बनाना जिसमें y x से भाज्य है, y भाज्य है x से। y भाज्य है x का मतलब होता है y के अंदर x का भाग जाने पर उसका आंसर जो आएगा वो पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। इसको बोलेंगे y x से भाज्य है, y भाज्य है x से, इसका मतलब x का भाग जा रहा है। तो आपको यहाँ पे युग्म बनाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इतने आसानी से युग्म नहीं बनेंगे। तो कैसे एफर्ट लगाएंगे वो ध्यान सुनो। आप यहाँ पे एक काम करो, y की वैल्यू सेलेक्ट करिए। तो y की वैल्यू हम माना सेलेक्ट करते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1/x। y की वैल्यू सपोज करिए मैं रखता हूँ 1, तो x की वैल्यू भी 1 हो सकती है,
1,1 पूर्णांक होता है तो 1,1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे y की वैल्यू 2 रखिए, तो ये 2 रखने पे हो जाएगा 2/x। तो x का मान क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो ये 1,2 भी बोल सकते हैं और 2,2 भी बोल सकते हैं। अब अगला y का नंबर किसका लगेगा, 3 से। तो 3 अगर है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है और 3 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है तो 1,3 और 3 हो जाए तो 3,3। अब इससे बाहर नहीं जाना है तो अगला नंबर किसका आएगा, 4। तो मैं पहले y की वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान सुने, y की वैल्यू 4 है तो ये 4/x कहलाएगा। और 4/x है तो आप खुद सोच के बताइए, 4/x है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 1 हो सकती है तो 1,4 हो गया, 2 हो सकती है तो 2,4 और 4 हो सकती है तो 4,4। ठीक है यहाँ पे। अब नेक्स्ट y की वैल्यू 5 रख दो, तो 5 रखेंगे तो 1,5 हो सकता है, फिर 1 रख सकते हैं। अब सीधा किसका आएगा, 5 का नंबर आएगा तो 5,5। और लास्ट में अगर 6 रखते हैं y की जगह तो x की वैल्यू 1 हो सकती है तो 1,6 भी ठीक है, 2,6 भी हो सकता है, 3,6 भी हो सकता है और 6,6 भी हो सकता है। ये आपके युग्म आ जाएंगे। पहला इसमें जो मेन मेहनत है आपको शुरुआत में वो यही करनी है कि आपको इसमें युग्म बनाने हैं। क्या बनाने, युग्म। अगर युग्म बन गए तो आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। अब इसमें 1 बाई 1 करके पॉइंट स्टार्ट करिए। क्या स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य के लिए अंदर देखिए क्या होना चाहिए, 1,1 2,2 3,3 4 4 5 5 6 6 सब होना चाहिए। तो 1,1 देखो यहाँ दिख रहा है, 2,2 ये दिख रहा है, 3,3 ये दिख रहा है, 4,4 यहाँ दिख रहा है, 5,5 इधर यहाँ पे दिख रहा है और 6,6 लास्ट में दिख रहा है। तो हम कहेंगे ये आपका स्वतुल्य है। तो क्या बोलेंगे इसके पीछे कारण क्या है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 5,5 और 6,6 ये आपके बिलोंग टू आर है। अतः आर स्वतुल्य है। आर कैसा है, आपका स्वतुल्य है। ठीक है, ये पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कारण समझ में आ गया, क्योंकि ये 1,1 से 6,6 तक युग्म इसमें बन रहे हैं। अब अगला नंबर किसका लगेगा, सम्मित के लिए। तो सम्मित की कंडीशन में क्या करते हैं, तो सम्मित में कोई भी एक पकड़ लो। देखो सम्मित के अंदर 1,2 है तो क्या उल्टा दिख रहा है कहीं पे भी, 1,2 से 2,1 दिख रहा है कहीं पे यहाँ पे बनता हुआ। तो देखो 1,2 से 2,1 अगर दिख जाए तो आपका काम हो गया, और नहीं दिख रहा है तो फिर ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो लिख देंगे कारण 1,2 बिलोंग टू आर है परंतु 2,1 नॉट बिलोंग टू आर है, अतः सम्मित नहीं है। क्या बोलेंगे, अतः सम्मित आपका ये नहीं है। अब तीसरा जो होता है इसमें होते हैं संक्रामक। क्या बोलेंगे, संक्रामक। संक्रामक में क्या होते हैं, 3 कंडीशन होती है, जिसमें पहली 2 की मदद से तीसरी आनी चाहिए। तो पहली 2 आप खुद बनाओगे, 1,2 है, ठीक है, और फिर आप यहाँ से देखिए कोई भी कंडीशन एक पे बना लो आप कोई भी एक कैसे बनाएंगे, देखो 1,2 ये मेरे साइड से 1,2 है और फिर 2,4 है और फिर आपको 1,4 भी दिख रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ 1,2 है और 2,4 है, और इससे आपको निष्कर्ष के तौर पे 1,4 भी मिल रहा है। 1 से 2, देखो 1 से आपका 2, 1 से 2 रिलेशन है, ये रहा बिल्कुल पहले में। फिर 2 से 4 है, 2 से 4 भी यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है, और इससे आपको 1 से 4 भी उसी के अंदर दिखना चाहिए। तो 1 से 4 भी है, तो ये तीनों कंडीशन इसमें बन रही है। तो अतः हम कहेंगे कि ये आपका संक्रामक भी है। कैसा है, संक्रामक भी है, यानी ये तीनों टाइप का है। स्वतुल्य भी नहीं, सॉरी, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है पर संक्रामक है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिए, आपको संक्रामक के लिए कोई भी एक कंडीशन पे आपको लेके चलना है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला पार्ट आपका हो गया था। अब फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। तो फोर्थ पार्ट देखो, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में अगर आपने लैंग्वेज बना ली तो आगे क्वेश्चन तो बहुत फटाफट हो जाएंगे। जितनी देर मैंने इतने क्वेश्चन करवाए इतने टाइम में मैं आगे वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे वाले पार्ट में आते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे
सर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जेड में परिभाषित करना है, तो मेरा आर किस में होगा, जेड क्रॉस जेड से जेड में होगा। अब आर क्या है, तो आर आपका है युग्म बनाने एक्स और वाई में, युग्म बनाने एक्स और वाई में, जहां एक्स माइनस वाई कैसा हो, एक्स माइनस वाई कैसा हो, पूर्णांक हो। ठीक है, एक्स वाई क्या, एक्स माइनस वाई कैसा हो, पूर्णांक में हो। तो आप यहां से अगर ये कंडीशन लेके चलोगे तो पहली बात तो ये जेड है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको कोई समुच्चय दे रखा था, तो समुच्चय दे रखा होता तब तो आप युग्म बनाओगे। क्या करोगे, समुच्चय दे रखे हो तो रोस्टर रूप चला दो, लेकिन समुच्चय नहीं दे रखे तो क्या करना है वो ध्यान सुनिए, जो अगले इस क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं। तो हमें एक्स माइनस वाई पूर्णांक वाले ग्रुप यहाँ से बनाने हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से लैंग्वेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लैंग्वेज बनाने के लिए आपको एक एक पॉइंट करके स्टार्ट। तो सबसे पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे। तो ये थोड़ा अलग है, अब तक के क्वेश्चन में पहले तीनों में अलग था, ये लॉजिकल है। तो माना हम संख्या लेंगे एक्स और वो किस में लेंगे, जेड से। तो हमारा एक्स कॉमा एक्स, कौन सा ग्रुप, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स, जो कि जीरो है, और जीरो क्या होता है, पूर्णांक है। ठीक है, कैसा है, पूर्णांक है। तो कहने का मतलब अगर मैं समान संख्या लेता हूँ, वो भले कोई भी एक्स की वैल्यू हो और वाई की वैल्यू इक्वल रखते हैं, तो दोनों का अंतर पूर्णांक आएगा नहीं आएगा, भले मैं 1 1 रखूं तो भी जीरो आना है, 2 2 रखूं तो भी जीरो आना है, 10 10 रखूं तो भी जीरो आना है। यानी मेरे पास में हर एक युग्म के लिए ये पूर्णांक आंसर आएगा। तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर के लिए जीरो आता है, ये सदैव सत्य है। ठीक है, ये हमेशा के लिए, ठीक है, सदैव सत्य है। और सदैव सत्य है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है आपका सम्मित के लिए, किसके लिए, सम्मित के लिए। तो सम्मित में हम क्या करते हैं, दो संख्या लेके चलते हैं। तो माना एक्स और वाई, और ये किस में से लेनी, जेड में से, जो इसमें दे रखा है। अब सबसे पहले क्या करोगे, ये लैंग्वेज ध्यान रखना, आगे बहुत सारी क्वेश्चन में काम में आएगी जो आपके हैं। तो इसमें अगर हम एक्स कॉमा वाई, तो उसको ऐसे लिखेंगे, एक्स रिलेट वाई, क्या लिखेंगे, एक्स रिलेट वाई। तो एक्स रिलेट वाई का मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू पूर्णांक, पूर्णांक है। तो इसका उल्टा लिखेंगे, अगर y माइनस एक्स तो भी तो पूर्णांक ही आएगा। अगर पहली और दूसरी संख्या का डिफरेंस पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और y माइनस एक्स पूर्णांक है तो हमारा y रिलेशन x हो गया। तो देखिए यहाँ से x रिलेशन y से क्या मिल गया, मुझे y रिलेशन x मिल गया। जो x और y में रिलेशन है वही रिलेशन y और x में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो संबंध है वो कैसा है, सम्मित है। सम्मित कैसा है, सम्मित है। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया सम्मित वाला। थोड़ा सा और अच्छे से समझिए, मैं आगे समझा रहा हूं आपको संक्रामक वाला पार्ट। ठीक है, तो संक्रामक के अकॉर्डिंग कितनी संख्या लेके चलेंगे, 3। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना 3 संख्या एक्स वाई और जेड, ये तीनों जेड में से ले रहे हैं, ये स्मॉल जेड है। अब यहाँ पे दो कंडीशन लेके चलेंगे, एक्स रिलेशन वाई, एक्स रिलेशन का वाई का मतलब है एक्स माइनस वाई पूर्णांक हो, और वाई रिलेशन जेड, तो ये भी क्या होगा, वाई माइनस जेड होगा, क्योंकि एक्स माइनस वाई का मतलब एक्स, एक्स को वाई का मतलब एक्स माइनस वाई पूर्णांक है। ऐसे एक्स रिलेशन वाई का मतलब है एक्स माइनस वाई पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो मान लेते हैं ये कोई संख्या I1 रहेगी, और वाई माइनस जेड है, ये भी कोई पूर्णांक ही होगा, तो मान लेते हैं कोई नई संख्या होगी I2 होगी। अब इन दोनों को अगर ऐड कर लें, क्या कर दें, जोड़ दें, तो आपके पास में आ जाएगा एक्स माइनस जेड, और ये हो जाएगा I1 प्लस I2। और दो पूर्णांक संख्या जोड़ेंगे तो नई पूर्णांक संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पूर्णांक संख्या, पर रहेगी पूर्णांक ही। फिर दो पूर्णांक संख्या जोड़ेंगे तो नई पूर्णांक संख्या ही बनने वाली है। तो एक्स माइनस जेड आ गया, इसका मतलब एक्स रिलेशन जेड भी यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये एक्स रिलेशन जेड निकालने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पहले और दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन जेड की मदद से मुझे एक्स रिलेशन जेड मिल रहा है। और ऐसा अगर मिल रहा है तो ये किसके लिए कंडीशन होती है, संक्रामक की कंडीशन होती है। किसकी होती है, संक्रामक की कंडीशन होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके लैंग्वेज इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझाई है, वो आगे भी कई सारे क्वेश्चन में काम में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ
कि आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे जो हमें समझना है वो लैंग्वेज जैसी है इसी तरीके से रहेगी जैसे मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू समझाई है। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन देख लो, 1.1 का ये 5 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि ये है कि नहीं है सममित स्वतुल्य संक्रामक। तो वैसे तो इस क्वेश्चन के आने की बहुत कम चांस है, ये ठीक है, ये लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक साथ 3-4 पार्ट दे दिए, तो एनसीईआरटी के अनुसार ये क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप समझ लो कि स्वतुल्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं 1 बाई 1 करके लैंग्वेज के बिना ही डिस्कस कर रहा हूँ। एक्स और वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, तो एक्स और वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, तो स्वतुल्य में क्या करते हैं, तो स्वतुल्य के अंदर एक ही वेरिएबल लेके चलते हैं, तो एक्स कोमा एक्स, तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि एक्स कोमा एक्स, जब एक्स और वाई एक जगह रहते हैं तो एक्स और एक्स भी क्या होंगे, एक ही जगह रहेंगे, वाई को एक्स बना दो, तो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित है। तो जो एक्स और वाई एक स्थान पर रहते हैं तो उल्टा भी बोल सकते हो कि वाई और एक्स एक स्थान पर रहेंगे, एक्स तथा वाई एक स्थान रहते हैं तो एक्स कोमा वाई है, उल्टा भी कह सकते हैं वाई और एक्स भी क्या होंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, तो ये सम्मित भी है। और तीसरा संक्रामक, संक्रामक होते हैं 3, तो एक्स वाई एक जगह है, वाई जेड एक जगह है, तो एक्स जेड भी एक ही जगह पे होंगे। अब संक्रामक की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक्स वाई एक जगह पे, वाई जेड एक जगह है, तो एक्स जेड भी एक ही जगह पे रहेंगे। अब ये अगली कहानी है, एक स्थान की जगह मोहल्ला बना दिया है, तो ये भी सही होगा भाई, सही तरीके से। अगले में एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स और एक्स एक है व्यक्ति है, तो 7 सेंटीमीटर लंबे वाला कॉन्सेप्ट इसमें गलत हो जाएगा भाई। एक्स कॉमा एक्स का मतलब एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, गलत हो जाएगा कि दोनों व्यक्ति एक ही अलग अलग नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, ये आपका इस वाले केस में देखेंगे तो स्वतुल्य, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, लिखा मैं प्रॉपर, स्वतुल्य ये नहीं होगा। सम्मित होगा क्या, तो सम्मित भी नहीं होगा, कारण है क्योंकि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा की जगह छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम्मित भी नहीं है। संक्रामक में होगा क्या, संक्रामक भी नहीं होगा, कारण क्योंकि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, इसलिए तीनों ही नहीं है यहाँ पे। अब अगले वाले में देखिए, यहाँ पे एक्स वाई की पत्नी है, तो देखिए एक्स वाई की पत्नी है, तो ये एक्स को और वाई तो रिलेशन है, तो एक्स एक्स की पत्नी थोड़ी हो सकता है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। एक्स कोमा एक्स सही है क्या, एक्स कोमा एक्स, एक्स एक्स की पत्नी नहीं कहलाएगा, दोनों सेम व्यक्ति हो जाएंगी, तो ये स्वतुल्य इसका नहीं हो जाएगा, मतलब इसमें स्वतुल्य, एक मिनट थोड़ा सा लेस नहीं बता है, हाँ स्वतुल्य नहीं है। सम्मित है क्या, तो सम्मित भी नहीं होगा, अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, तो पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा संक्रामक की बात करेंगे, तो ये बच्चों संक्रामक है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, क्योंकि इसमें एक्स कॉमा वाई ये तो सही है, पर वाई कॉमा जेड ये गलत वाला हो जाएगा, और एक्स कॉमा जेड ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, तो इसमें एक्स तो मेल है, एक्स फीमेल है और वाई मेल है। अब यहाँ पे वाई फीमेल थोड़ी हो सकता है, यहाँ से वाई अगर मेल है तो यहाँ पे वाई फीमेल की कंडीशन पे आ गया, तो ये दोनों कंडीशन अगली वाली ट्रू नहीं हो रही है, और जब अगली वाली दोनों एक साथ न हो तो एनसीईआरटी इसको संक्रामक बोलती है। क्या बोलती है, संक्रामक बोलती है। ऐसा हमने एक क्वेश्चन और भी किया था जस्ट थोड़ी देर पहले, जहाँ पे एक साथ दोनों संक्रामक की कंडीशन नहीं आ रही थी। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो इसको आपको क्या करना है, संक्रामक मानना है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना एनसीईआरटी के अनुसार। अब अगला एक्स वाई का पिता है, तो इसमें भी सेम कंडीशन आएगी, मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट में एक में सही है, बाकी दो में गलत हो जाएगा, इसलिए तीसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, ये सब बेसिक पार्ट थे। आप में से कई बच्चों को यहाँ तक पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, तो आई थिंक इसको देख के आपका डाउट दूर हो गया होगा। अब यहाँ से हमारे प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो लैंग्वेज बता रहा हूँ वो ध्यान से रखना दिमाग में। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के लिए, किसके लिए, वास्तविक संख्या आर से आर में परिभाषित है आर इक्वल टू ए लेस देन बी स्क्वायर है, ए क्या है, लेस देन बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है
यह सिद्ध करना है कि ये न तो स्वतुल्य, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। अब जब भी हमें प्रूव करना है कि ऐसा नहीं है, तो उसके लिए आपको उदाहरण देना पड़ेगा। जब भी हमें खुद प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, उदाहरण देके प्रूव करना है। उदाहरण जिसमें ये गलत हो रहा है। और किसी को बदनाम करना है तो एक कलंक काफी होता है, ऐसा मैं आपको मजाक के तौर पे बोल देता हूँ। तो जब भी किसी को गलत प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल दे दो कि इस पे काम सही नहीं कर रहा है, बता दो। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों, स्वतुल्य का होगा। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए आप कितनी संख्या लेके चलते हो, एक संख्या, एक ही संख्या होती है। तो स्वतुल्य, तो हमें यहाँ से सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है वो देख लो पहले तो क्वेश्चन के अनुसार आर क्या है, तो यहाँ पे लिख दो वास्तविक संख्याओं का, बोला गया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और आर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है वो है हमारा ए कोमा बी। आपको एक क्वेश्चन में लिखना है जब भी एग्जाम में आए तो, ठीक है। और ए कोमा बी जहाँ पे ए लेस देन बी स्क्वायर है, ए क्या है, लेस देन बी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी। अब यहाँ से हमारे पॉइंट स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के अंदर क्या होगी, एक ही संख्या होगी। तो स्वतुल्य के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक संख्या ले लेंगे, किसमें से लेंगे, समुच्चय में से। तो ये संख्या मान लेनी है, माना ए बिलोंग टू आर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जब ए कॉमा ए सेम दोनों संख्या हो जाए तो ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए रिलेट ए। देखो इसको ऐसे भी आप लिखोगे तो गलत नहीं, सही है। ठीक है, तो ए कॉमा ए बिलोंग टू आर का भावार्थ क्या है, इसका मीनिंग है, ये एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब इसका मीनिंग है ए लेस देन ए स्क्वायर। क्या ये सही है, तो नहीं, ये बच्चों हमेशा सत्य नहीं है। ये वाली कहानी हमेशा सत्य नहीं है। और अगर ये सत्य हमेशा नहीं है, इसका मतलब जो कि लिख देंगे, जो कि सत्य नहीं है, अतः यहाँ पे लिखोगे अतः ये स्वतुल्य भी नहीं है। अगर ये सही आ जाता है तो स्वतुल्य हो जाता। तो हम जानते हैं ये कोई संख्या है, कभी भी वो अपने वर्ग से लेस नहीं हो सकती। ये होती है कुछ संख्याओं के लिए, कुछ संख्याओं में होती है, पर हमेशा नहीं होती है। और जो कि हमें पता है कि स्वतुल्य में आपको हमेशा के लिए चेक करना पड़ता है, सभी संख्याओं के लिए फॉर ऑल होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है सम्मित के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते थे, अगर देना चाहते तो क्या देते, आप कोई संख्या ले लेते, ए इक्वल टू 1/3 माना, ए इक्वल टू आप लेते 1/2, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाता। तो 1/2 क्या 1/4 से कम है, नहीं, ये तो ज्यादा है इससे। तो यहाँ पे आपको उदाहरण भी देना पड़े तो दे देना, माना ए इक्वल टू 1/2, यहाँ पे साइड में लिख दिया मैंने, ए इक्वल टू 1/2 भी गलत प्रूव कर रहा है। ठीक है, अब सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए आपको कितनी संख्या माननी है, 2। कितनी संख्या माननी है, 2। तो मान लेंगे यहाँ पे दो संख्या है ए कॉमा बी, कौन सी, ए कॉमा बी, और ये किसमें से ले रहे हैं, आर में से। तो सबसे पहले ए रिलेट बी की बात करेंगे। ए और बी के रिलेशन में ए लेस देन बी स्क्वायर होता होगा किसी संख्या पे, पर इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आपका बी लेस देन ए स्क्वायर हो। ए लेस देन बी स्क्वायर है, इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि बी लेस देन ए स्क्वायर हो। और इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर बता दो। अब एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अगर लेना भी पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या कहोगे, कोई भी संख्या उदाहरण के तौर पे अगर लेनी पड़ रही है, तो आप कई सारी दुनिया में संख्या है जो आप दिमाग के तौर पे सोच सकते हो। माना ए इक्वल टू मैंने ले लिया 1/3 और बी इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि 1/3 लेस देन 1 का स्क्वायर है, तो बिल्कुल सही है, 1/3 1 से कम होता है। परंतु उल्टा अगर करें, 1 इधर रख दें और 1/3 का स्क्वायर कर दें, तो ये इसका बिल्कुल सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 1,3 तो बिलोंग, मतलब 1,3 सॉरी 1/3 1/3,1 ये बिलोंग टू आर है, परंतु 1,1/3 बिलोंग टू आर नहीं है। बिलोंग टू आर का मतलब ये रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से आपका भावार्थ निकल गया है कि बी कॉमा ए आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अतः कह सकते हैं कि ये सम्मित नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, मैं समझ गया हूँ कि आप कहोगे सर क्या उदाहरण देना जरूरी है। तो आपको मैं यहाँ से सुझाव देना चाहूंगा
यदि आप ये भी लिख के आ जाओगे तो ये भी बच्चों सही है, पर अपने आंसर को ज्यादा आपको अगर बताना है परफेक्ट तरीके से एग्जाम में या एग्जामिनर के सामने परफेक्ट तरीके से बताना है, तो आप उदाहरण जरूर साथ में रखो, पर उसको एक मंजिले कोष्टक में से डाल के लिख लेना कि देखो सर इस पे ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं संमित नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक के रिलेटेड बात करते हैं। तो संक्रामक में कितनी संख्या लेके चलनी है बच्चों? 3। कितनी संख्या लिखनी है? 3। तो यहाँ पे अगला पॉइंट डालते हैं संक्रामक का। तो यहाँ पे 3 संख्या लेंगे, माना ए, बी और सी, ये तीनों संख्या वास्तविक संख्या लिख रहे हैं। अब देखो ए रिलेट बी, ए रिलेट बी का मतलब क्या है कि ए आपका लेस देन बी स्क्वायर है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसी कई सारी दुनिया में संख्या है जिन पे ऐसा होता है। ठीक है, अब ऐसे आप लिखिए बी रिलेट सी। तो बी रिलेट सी का मतलब क्या होगा? इसी तरीके से बी का सी स्क्वायर से वैल्यू कम है, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसी दुनिया में कई सारी संख्या है जो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर को संतुष्ट करती है। तो क्या उन्हीं संख्याओं के लिए आप यहाँ से निष्कर्ष के तौर पे लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? तो बी लेस देन सी स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूं तो मेरा ए लेस देन सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए लेस देन सी की पावर 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मेरा ए लेस देन इक्वल टू सी का स्क्वायर नहीं है, बट होना ये क्या है? सी की घात 4 है, यानी ए की वैल्यू सी की घात 4 से कम है। अब सी की घात 4 हो सकता है बहुत बड़ा नंबर बन जाए, तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि ए लेस देन सी स्क्वायर होगा। ठीक है ना यहाँ पे, तो इस वजह से हम कहेंगे कि आपका ए रिलेशन सी नहीं है। क्या नहीं है? ए का सी के साथ रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जो पहली 2 कंडीशन है उन्हीं की हेल्प से आपको तीसरी कंडीशन मिलनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं अतः आपका संबंध जो है वो क्या नहीं है। अगर तीसरी सही आ जाती तो बोलते संक्रामक है, और नहीं है तो संक्रामक नहीं है। तो ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब आपको लगता है कि एक उदाहरण दे देता हूं मैं, और उदाहरण से ये क्वेश्चन सही हो जाए, तो आप यहाँ पे संख्या माननी पड़ेगी। माना तो a इक्वल टू आपने मान लिया 3, b इक्वल टू मान लिया -3। अब ये संख्या ऐसी है, इनको दिमाग में रखना, और c इक्वल टू सपोज करिए मान लिया 1। ठीक है, आप 2 -2 बस बीच की संख्या माइनस रख लेना, इतना मेरा दिमाग में रखना, और एक ऐसे रखना। तो यहाँ पे 3 लेस देन -3 का स्क्वायर बिल्कुल सही है। 3 हमेशा 3 -3 के स्क्वायर से कम होता है, और -3, ठीक है, और -3 हमेशा 1 के स्क्वायर से कम होता है। ए बी का रिलेशन हो गया ये। ठीक है, और अगला ये आपका बी और सी से। तो क्या इसका ये मीनिंग है कि -3 लेस देन यहाँ पे ए कितना है? 3। तो क्या ए का सी के साथ रिलेशन है? पहले का तीसरे के साथ में? तो पहले का तीसरे के साथ रिलेशन बिल्कुल नहीं है। 3 1 से कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तीसरा पहले पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए कहेंगे कि पहले 2 सही है पर तीसरा गलत आ रहा है, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो ये उदाहरण दे दिए हुए, तो एक क्वेश्चन वाला एग्जामिनर आपके आंसर से थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो काफी लैंग्वेज की बात हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं अगले में। ये आसान सा क्वेश्चन है। ये आसान इसलिए कि उसमें समुच्चय दे रखा है, जिसमें समुच्चय दे दिया जाए बच्चों वो आसान क्वेश्चन मानना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो कुछ दे रखा है उसके युग्म बनाएंगे। तो युग्म बनाएंगे तो b इक्वल टू a प्लस 1 है, a की वैल्यू यहाँ से पुट करते जाना है। a की वैल्यू 1 रखेंगे तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगी, 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगी, 4 रखेंगे तो 5 हो जाएगी, और 5 रखेंगे तो 6। अब इसे ज्यादा नहीं रख सकते, 6 रखोगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से बाहर चला जाएगा किसे? समुच्चय से। तो यहाँ पे लास्ट कहाँ तक बनेगा? 5,6 तक ही बनेगा। ठीक है ना, यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई। अब 5,6 तक ये अगर बन गया है तो आगे मैं इसके रिलेटेड जो भी लैंग्वेज के फॉर्म में आपको आंसर लिखना सिखाया है जैसे हमने, तो इसमें आप देखिए पहला, ये स्वतुल्य है क्या? नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। कारण क्योंकि इसमें 1,1 2,2 डॉट डॉट 6,6 ये सारे होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। ठीक है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब अगला सम्मित है क्या?
सम्मित के लिए, सम्मित के बारे में बताना है। तो देखो इसमें 1,2 है, परंतु इसका उल्टा कहाँ है? तो उल्टा 2,1 दिखना चाहिए था कहीं पे भी, तो 2,1 नॉट बिलोंग टू आर है, इसलिए कहेंगे सम्मित नहीं है। ठीक है, सम्मित आपका ये नहीं है। अब तीसरे वाले पे आ जाते हैं, संक्रामक। तो संक्रामक में क्या करते हैं, दो कंडीशन ढूंढते हैं। तो 1,2 है, 1,2, ठीक है ना, 1,2 बिलोंग टू आर है, 2,3 बिलोंग टू आर है, परंतु 1,3 बिलोंग टू आर नहीं है। ठीक है, अतः ये इसको हटा दें, 1,3 नॉट बिलोंग टू आर, अतः ये संक्रामक नहीं है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है कि स्वतुल्य सम्मित है या संक्रामक है, जांच करनी थी। तो जांच में हमने पाया कि स्वतुल्य है, बिल्कुल सही बात है। सम्मित है, बिल्कुल सही, सॉरी सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। एक तो हाँ माई मिस्टेक, ये तीनों ही नहीं है, सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य तीनों ही नहीं है। थैंक यू। अगला देखो, पांचवें पार्ट में यहाँ पे फिर से देखो आर आ गया। तो जब बच्चों आर आता है तो हमें पूरी लैंग्वेज लिखनी होती है, और जब कोई समुच्चय दे रखा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, युग्म बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दे रखा है, तो आर में परिभाषित, आर क्या है, वास्तविक संख्या है। आर क्या है, वास्तविक संख्या का समुच्चय। आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, तो वो पॉइंट है स्वतुल्य। कौन सा पॉइंट है, स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या कहते हैं, हम दोनों संख्या सेम रखते हैं। तो दोनों संख्या अगर सेम रखते हो बच्चों, तो देखो क्या इसमें ऐसा हो सकता है, तो दोनों संख्या अगर सेम रखें तो ये a, बिलोंग टू आर या ए रिलेट आर का मतलब होगा ए लेस देन इक्वल टू ए। तो क्या ये सत्य है, तो बिल्कुल ये सत्य है। ए की वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या कम होगी। तो इसमें बराबर वाली कंडीशन इसके अंदर आ गई, इसका मतलब सत्य है, और ये हमेशा सत्य रहेगा। कोई भी आप ए की वैल्यू रखोगे तो सत्य है, और सत्य है तो आप बोलेंगे ये कैसा है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है आपका, सम्मित का। तो सम्मित तो आपको देखना चाहिए कि नहीं है। तो क्या करेंगे, दो संख्या ले लेंगे, माना a, b, या अलग अलग ले लो, माना a, b, और दोनों संख्याएं वो वास्तविक संख्या में से ले रहे हैं। अब a रिलेट b का मतलब क्या है, तो आप कहोगे a b से कम है। तो यहां से b क्या a से कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर a b से छोटा है तो b a से बड़ा कहलाएगा, न कि छोटा कहलाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं b, a, या से लिख दो b नॉट रिलेट a। b क्या a से रिलेट नहीं है, और b a से रिलेट नहीं है, इसका मतलब ये कि आपका ये सम्मित नहीं है। ठीक है, ये सम्मित नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है, और उसमें संक्रामक की बात आती है। तो संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक में क्या होगा, आपके पास में तीन संख्या होगी। तो माना a, b और c, ये तीन संख्या r में से ले रहे हैं। अब आपका a रिलेट b का मतलब है a b से कम है। फिर b रिलेट c, b रिलेट c का मतलब b c से कम है। अब यहां से तीसरा आपको खुद को लेके आना है, a और c के बीच में रिश्ता। ठीक है, तो अगर a b से कम है, a क्या है, b से कम है, और b c से कम है। ठीक है, तो क्या आपके पास में तीसरी कंडीशन जो बनेगी, तो तीसरी कंडीशन जो बनेगी वो बिल्कुल इन दोनों संख्या के रिलेट, वो a लेस देन c आना ही आना है। ठीक है, इससे मैंने एरो लगाया इन दोनों से। भाई आप खुद सोचिए, आप तीन लोग खड़े हो, आप परिवार में देख सकते हो, सबसे आप बी से, मतलब दो लोग हैं, आप यहाँ पे आप मम्मी से कम एज में, मम्मी पापा से कम एज में, तो आप सीधी सीधी बात है, पापा से कम एज में हुए कि नहीं हुए, ए आप मान लो, बी पापा मान लो, और सी मम्मी मान लो, या उल्टा मान लो, ए आप है, बी मम्मी और सी पापा है। तो अगर आप मम्मी से कम एज में और मम्मी पापा से कम एज में, तो सीधा सीधा मतलब है कि आप पापा से भी कम एज में होंगे। तो आपके पास में ये यहाँ से
कहने का बिल्कुल हक है कि ए का रिलेशन सी के साथ में है, जो कि ए और बी और सी का रिश्ता है वैसे ही। तो ये कंडीशन आ गई है, इसलिए हम बोलेंगे ये संक्रामक है। कैसा है? संक्रामक है। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। तो लैंग्वेज समझ में आ गई, इतना ही आपको लिखना है, आपको लैंग्वेज के अनुसार जैसा बोला गया है। अब अगला देखो, अगले के अंदर आपको जांच करनी है और बताना है कि ऐसा हो सकता है क्या। तो अगला कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। जब जांच करने की बात आती है तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है किसी जगह पे नहीं हो, और वो एक जगह ढूंढ के आपको दिमाग में रखनी है जिसपे ये कंडीशन गलत प्रूव हो जाए। क्या हो जाए? गलत। तो सबसे पहले स्वतुल्य की बात आती है। स्वतुल्य में एक ही संख्या होती है। तो माना हमने एक संख्या ले ली ए, और वो किस में से ले रहे हैं? आर में से ले रहे हैं। तो यहाँ पे ए रिलेट ए का भावार्थ क्या है? ए रिलेट ए का भावार्थ है ए का वैल्यू ए क्यूब से कम। अब बताओ ए का वैल्यू ए क्यूब से कम होता है क्या? तो कुछ संख्या में तो होता है बच्चों, लेकिन हमेशा थोड़ी होता है। ए लेस देन, पिछले में घात एक थी, कितनी घात थी? एक थी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक घात में तो होता है ऐसा। लेकिन घात 3 में क्या होता है? तो ए लेस देन ए क्यूब, ये जो लिखा है ये सत्य नहीं है। ठीक है, जो कि सत्य नहीं है। अब नहीं सत्य कहाँ पे? तो आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे सोच लीजिए आपने ए की वैल्यू रखी 1/3, तो 1/3 लेस देन 1/3 का क्यूब, क्या ये सही है क्या? तो नहीं है सही। 1/3 की वैल्यू ज्यादा होती है 1/27 से। ठीक है, अगर ये सही नहीं है तो हमने ये उदाहरण दे दिया साथ में। तो यहाँ से आपके पास में आ गया कि ए रिलेट ए गलत है, और अगर ये गलत है तो हम कह सकते हैं ये स्वतुल्य नहीं है। जब आप खुद जांच करने हो तो आपको ऐसा संख्या ढूंढ के रखनी है जिसपे गलत काम करने लग जाए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका सम्मित वाला। तो सम्मित में हम क्या करते हैं? दो संख्या लिखने। अब दो संख्या अगर लें तो आप यहाँ पे ए और बी मान लोगे। अब ए और बी मान लेंगे तो ए रिलेट बी का मतलब क्या है? तो ए की वैल्यू बी क्यूब से कम है। तो क्या उल्टा लिख सकते हैं क्या? बी का वैल्यू ए क्यूब से कम? बिल्कुल नहीं लिख सकते। जब ए बी से के क्यूब से कम है तो बी जरूरी नहीं है ए क्यूब से कम हो। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है इसका सीधा सीधा मतलब है कि बी का रिश्ता ए के साथ नहीं है, जैसा कि ए का रिश्ता बी के साथ में है। ए का जो रिश्ता बी के साथ में वैसा ही रिश्ता बी का ए के साथ नहीं है। और ऐसा अगर नहीं है तो क्या नहीं है? ये सम्मित नहीं है। कैसा नहीं है? सम्मित नहीं है। अगर आपको कोई संख्या भी रखनी है तो आप यहाँ पे रख लेना, माना ए इक्वल टू 1/3 और बी इक्वल टू 1 रख लेना। तो बिल्कुल 1/3 आपका 1 के क्यूब से कम होता है, परंतु 1 लेस देन 1/3 का क्यूब ये गलत है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल साइड पे लिख लेना। आई थिंक एग्जाम्पल वाला केस समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पार्ट आता है संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक में क्या है लिखेंगे? 3 संख्या लेंगे। कौन कौन सी ले लें? ए बी और सी। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि ए, अब पहले लिखते हैं ए रिलेट बी। ए रिलेट बी का भावार्थ है ए की वैल्यू बी क्यूब से कम है। ठीक है, और ऐसे बी रिलेट सी, तो बी रिलेट सी का मतलब है बी आपका सी क्यूब से कम है। जब यहाँ से लिखेंगे तो इसको यहाँ पे पहुंचा दो, तो ए की वैल्यू आपकी बी सी क्यूब यहाँ रखेंगे तो सी की पावर 9 हो जाएगी, और सी की पावर 9 कहीं में भी सी क्यूब से कम नहीं होता है, ये हो सकता है इसे ज्यादा हो जाए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा ए कॉमा सी नॉट बिलोंग टू आर है। क्या है? नहीं, ए कॉमा सी बिलोंग टू आर नहीं है। देखो ए कॉमा सी बिलोंग टू आर की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो ए रिलेट नॉट बी। ठीक है, ऐसे भी लिखना गलत नहीं, भी सही है। और अगर ये तीसरा गलत आ रहा है ए बी बी, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी की मदद से आप ए कॉमा सी का रिलेशन आर के साथ नहीं निकाल पा रहे हो, इसलिए हम बोलेंगे ये संक्रामक नहीं है, यानी संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल भी देना है, यहाँ पे लिख लो कौन सी संख्या पे ये गलत काम कर रहा है या वहाँ रॉन्ग प्रूव हो रहा है। तो आप कई सारी दुनिया में संख्या ऐसी ढूंढ सकते हो जिसपे ये रॉन्ग हो जाए, पर फिर भी अगर दिमाग में संख्या नहीं आ रही है तो ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 2 की पावर 1/3 मान लेना।
ठीक है, तो ये उदाहरण नहीं लिखोगे बच्चों तो भी आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटे, इस पे आप आश्वस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तीसरी वाली कंडीशन जो मैंने बताई बिना एग्जाम्पल के, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़े तो, अगर आप यहाँ तक कहानी समझ गए होंगे तो अब अगले वाले में क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर 1,2 2,1 संबंध सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य न सम्मित है। ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैसे लड्डू क्वेश्चन हुआ, देखो इसमें आपको युग्म दे रखे हैं और युग्म दे दिए जाए तो हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य की बात आती है, तो स्वतुल्य के अंदर क्या करेंगे, इसमें 1 2 किसमें परिभाषित है, ए मान लेते हैं 1 2 3 में। तो आपके पास में 1,1 है क्या, 2,2 है क्या, 3,3 है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ है क्या, नहीं है। और अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं ये स्वतुल्य भी नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब अगला पॉइंट आता है सम्मित वाला, कौन सा आता है, सम्मित। तो सम्मित के अंदर आप देखोगे 1,2 है और उसका उल्टा भी है, 2,1 भी है, तो ये सम्मित है। आपको एग्जाम्पल के अंदर ही चलना है, जैसा योग में दे रखे हैं, सम्मित है बच्चों, क्या है, सम्मित है ये। अब तीसरे वाले में आ जाते हैं, तो तीसरे वाले में क्या आता है, संक्रामक का आता है। तो संक्रामक के अंदर क्या है, 1,2 बिलोंग टू आर है, 2,1 बिलोंग टू आर है, परंतु 1,1 नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं है, चलिए नहीं है लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्रॉस कर दिया इधर। देखो 1 का 2 के साथ में, 2 का 1 के साथ में, तो यहाँ से 1 का 1 के साथ में आना चाहिए था, तो 1 का 1 के साथ में कहीं पे भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दो कि ये संक्रामक नहीं है। तो कैसा है, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज समझ में आ गई, स्वतुल्य नहीं है, कारण बता दिया, सम्मित क्यों नहीं है उसका भी कारण दे, सम्मित है क्यों, कारण दे दिया, और संक्रामक क्यों नहीं है उसका भी कारण आपने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कहानी एक तरीके से अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक संबंध है एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो एक तुल्यता संबंध है, ऐसा सिद्ध करना है। तुल्यता का मतलब तीनों, स्वतुल्य भी हो, वो तुल्यता शब्द मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यता बोलते हैं। तो तीनों टाइप का रिलेशन है, ऐसा आपको इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ए बोला गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जब भी स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो ये क्या है हमारा, ए है पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। ठीक है, ये आपका ए है। और आर जो बोला गया है वो एक्स कोमा वाई है, जहाँ एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, ये आपका आर है। अब इससे बात करनी है एक एक करके, तो पहले पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य हम क्या करेंगे, दोनों को समान रख लेंगे। तो माना हमने x ले लिया और वो किस में से लेना, a में से। अब यहां से लिखेंगे x रिलेशन x, x रिलेशन x का मतलब है y की जगह हमने x रख लिया है, तो आपको यहां से क्या लिखोगे, x तथा x में, x तथा x में पेजों की संख्या, x तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल बच्चों ये बात सही है भाई। अगर दो बुक हैं जिनका सेम नाम है एक्स और दूसरी बुक भी एक्स है, जैसे आपकी मैथ की बुक है पहली और दूसरी भी मैथ की बुक है, तो दोनों में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी, तो ये क्या है, सत्य है। और अगर ये सत्य है तो क्या है ये स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य है।
ठीक है, बस इस तरह से आपको इसकी लैंग्वेज बना के लिखनी है। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट आपके लिए आएगा इसके लिए सम्मित का। तो सम्मित में हम क्या करते हैं, दो संख्या लेके चलते हैं। तो यहाँ पे x और y ले लेंगे, किस में से लेना है, a में से, पुस्तकों की संख्या में से x और y नाम की दो पुस्तक ले ली हमने। अब x रिलेशन y का मतलब है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम, अगर x और y बराबर है तो y को पहले लिख दो और x को बाद में लिख दो। y तथा x में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी, ये बात भी सही है। और अगर ऐसा आप कह सकते हो तो आप यहाँ से y रिलेशन x भी बोल सकते हो। जो x का y के साथ रिलेशन है वही y का x के साथ रिलेशन है। और अगर ऐसा है तो ये क्या है, सम्मित है। ऐसा ही सम्मित है, ठीक है। तो इस सम्मित वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से अगला देखेंगे संक्रामक वाला। संक्रामक में कितने वेरिएबल लेके चलते हैं, 3। तो एक्स वाई जेड, ये 3 कोई पुस्तक है जिनका ए समुच्चय में से ये नाम है। अब यहाँ से लिखना है आपको एक्स रिलेशन वाई। एक्स रिलेशन वाई का मतलब एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। अब ऐसे लिखना है वाई रिलेशन जेड। वाई रिलेशन जेड का मतलब होता है वाई तथा जेड, और ये सेम कहानी यहाँ पे पेजों की संख्या समान है। अब एक्स में वाई, एक्स वाई में पेज बराबर है और ऐसे वाई और जेड में बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स तथा जेड में भी पेज समान होंगे। क्या होंगे, पेज समान होंगे। और अगर एक्स और जेड में पेज समान है, इसका मतलब है एक्स रिलेट कर रहा है जेड से। अब एक्स वाई वाई जेड का रिलेशन है, वही एक्स और जेड का रिलेशन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये संक्रामक है। और अगर ये संक्रामक है, इसका मतलब तीनों है। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में स्वतुल्य कर लिए, अगले में सम्मित बता दिए और तीसरे में संक्रामक बता दिए। अब संक्रामक, सम्मित और स्वतुल्य जब तीनों कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं तुल्यता। तो आप इसके नीचे एक लाइन लिख लेना कि दिया गया संबंध सिद्ध होता है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, अतः ये तुल्यता संबंध सिद्ध हुआ। राइट, आई थिंक समझ गए होंगे बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है ए क्या दिया है, 1 2 3 4 और 5 तक दिया है। और आर बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए कॉमा बी, जहां ए माइनस बी का मोड क्या है, सम है, ठीक है। ये रिलेशन का नाम है। अब बताना है कि तुल्यता संबंध है, तो जस्ट पिछले वाले की तरह आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप यहाँ पे समुच्चय दे रखा है तो दोनों तरीके लगा सकते हो। आप यहाँ से युग्म बना सकते हो और प्रॉपर लैंग्वेज भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज लेके सॉल्व करूंगा। युग्म बनाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा युग्म बन जाएंगे, टोटल बहुत सारे युग्म बन जाएंगे। तो स्वतुल्य में क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने एक संख्या ले ली ए, और वो किस में से ले रहे हैं, समुच्चय ए में से ले रहे हैं। अब ए रिलेट ए का मतलब क्या होगा, दोनों संख्या समान रखेंगे। तो ए माइनस ए कितना होगा, 0। और 0 क्या होता है, सम होता है। तो हम कह सकते हैं ए कॉमा ए रिलेट कर रहा है, तो आपका ए रिलेट ए ये सत्य है, ठीक है। और सत्य है सबके लिए। आप दोनों समान संख्या रखो, भले दोनों 1 1 रख दो, दोनों 2 2 रख दो, ये दोनों 5 5 रख दो, ये हमेशा 0 ही आएगा। तो क्या कह सकते हैं, सत्य है ये। अगर सत्य है तो इसका सीधा सीधा मतलब है ये स्वतुल्य है। अब अगले में, ये पहला पॉइंट हो गया। अब अगले में क्या आएंगे, सम्मित के बारे में बात करेंगे। तो सम्मित के लिए हम क्या करते हैं, दो संख्या लेंगे। तो ए कॉमा बी, और ये ए में से ले रहे हैं। अब ए रिलेट बी का मतलब है ए माइनस बी सम संख्या है, ठीक है। क्या है ये, ए माइनस बी सम है। सम संख्या को मान लेते हैं ये 2k है। क्या है, 2k। तो बी माइनस ए भी इतना ही होगा। 2k में 2 इसलिए लिखा है सम संख्या के लिए। तो बी माइनस ए भी क्या होगा, सम ही होगा, सम होगा।
और अगर ये सम संख्या है तो जो ए और बी के बीच में रिलेशन है वही बी का रिलेशन ए के साथ आ रहा है, और ऐसा अगर मिल रहा है तो आपके पास में सम्मित कहने का बिल्कुल अधिकार है। क्या होगा? सम्मित कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरे वाले में आ जाते हैं। तीसरे वाला पार्ट क्या है? संक्रामक का। तो संक्रामक में क्या करेंगे? 3 संख्या लेंगे। तो माना ए बी सी, और ये बिलोंग टू ले रहे किससे? ए से। किसे ले रहे? ए से। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए का बी के साथ रिलेशन। क्या भावार्थ है? ए माइनस बी सम संख्या है। ए माइनस बी सम है। अब अगर सम संख्या है तो यहाँ से लिख दो ए माइनस बी, इसको 2k लिख देंगे, तो 2k1 लिख दिया, और ये प्लस पर लगा दिया मैंने। अब ऐसे बी रिलेशन सी लिखेंगे। तो बी रिलेशन सी में क्या होगा? बी माइनस सी का मोड होगा, और वो सम है, तो इसको लिख देता मैं प्लस माइनस। मोड हटाने में प्लस माइनस लगाते हैं, ये बात आप जानते होंगे। तो कोई नई संख्या होगी 2k2 मान लिया। अब इन दोनों को जोड़ दो। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पर अब जब जोड़ेंगे तो बी से बी तो कट जाएगा, तो ए माइनस सी आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन, और ये ब्रैकेट में जाएगा k1 प्लस k2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए माइनस सी का मोड, ये भी क्या है? सम है। कैसा? ये सम है, क्योंकि 2 आगे साथ में आ गया, और 2 आगे आ गया तो आप कह सकते हो k1 k2 आपकी कोई भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और ए माइनस सी सम है, तो कह सकते हैं ए और सी का रिलेशन भी वैसा ही है जैसा ए और बी का रिलेशन और बी और सी का रिलेशन है। अब ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी की मदद से मैं ए रिलेशन सी निकाल पाया हूं, तो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि संक्रामक है। कैसा? ये संक्रामक है। और अगर ये कंडीशन देखें तो तीनों ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ से इस लाइन को लिख लेना, चूंकि यहाँ पे ये लिख रहा हूँ लाइन, चूंकि फलन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, तो तुल्यता ये सिद्ध हुआ। कैसा हुआ? ये तुल्यता वाला कंडीशन यहाँ से सिद्ध हो गया। अब आगे देखिए, इसमें आगे यहाँ तक ट्यूशन हो गया पूरा हमारा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और 2,4 के अवयव संबंधित है, परंतु 135 का कोई भी अवयव 2,4 से संबंधित नहीं है। अब देखो 135 के अवयव सभी एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि इनके कोई भी 2 अवयव पकड़ोगे और उनका अंतर निकालोगे तो सम संख्या ही आना है। 2,4 के 2 अवयव ले लो और उसका अंतर निकालेंगे तो सम संख्या आएगा। बट अगर एक अवयव 135 में से लेंगे और एक अवयव यहाँ से लेंगे तो इसका अंतर क्या आएगा? विषम संख्या आ जाएगा। जैसे 1 यहाँ से ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, तो 1 माइनस 2 क्या होगा? 1। तो यहाँ पे ये अंतर मोड़ लेने के बाद में कैसा आ रहा है? विषम संख्या। बट यहाँ पे बोला गया सम संख्या, तो ये क्यों नहीं है? इसका कारण आपको लिखना है। तो कारण प्रॉपर कैसे लिखोगे? तो हम बोलेंगे 135 और 2,4 में से अगर प्रत्येक के इन्हीं दो अवयवों का अंतर, प्रत्येक में कोई भी 2 पकड़ लो, का डिफरेंस यानी अंतर हमेशा क्या होगा? सम होगा। इसलिए क्या कहेंगे? ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अतः 135 और 2,4 संबंधित है। ये अलग अलग दोनों देखें तो इसमें से प्रत्येक में से कोई भी 2 भी पकड़े तो संबंधित है, परंतु एक अवयव अगर पकड़े, यहाँ से एक अवयव अगर आपका 1, 3 और 5 में से हो, तथा दूसरा अवयव अगर 2,4 में से लें, तो इनका जो अंतर आएगा, ठीक, इनका अंतर जो होगा वो क्या होगा? विषम होगा। अतः संबंधित नहीं है, इसलिए अतः
संबंधित नहीं है। कारण समझ में आ गया? इसमें दो अवयवों का अंतर कोई भी पकड़ लो, एक अवयव यहाँ से तो अंतर निकालेंगे तो विषम संख्या होगा, और विषम संख्या है इसलिए संबंधित नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध क्या है, सम संख्या वाला ही है। ठीक, तो यहाँ तक ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसा ही लॉजिक है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि 0 से 12 के बीच में x है, और x क्या है, आपका पूर्णांक संख्या है, z पूर्णांक के लिए होता है। ठीक है, अब आपको आगे क्या बताना है, तुल्यता संबंध ऐसा सिद्ध करना है इधर। तो तुल्यता संबंध के लिए आप क्या करोगे, पहले दोनों संख्या समान रखोगे, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 4 का गुणज होता है। गुणज का मतलब जिस संख्या जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो 0 डिवाइड बाई 4 पूरी भाग जाता है। अब सम्मित हो गई, a माइनस बी का अंतर्गत 4 का गुणज है, तो b माइनस ए भी क्या होगा, 4 के टेबल में ही आएगा। और संक्रामक में क्या करेंगे, लेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे सम संख्या बोला है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो बोला है बिल्कुल ऐसे ही, 2k की जगह 4k कर देना। सेम ये लैंग्वेज लिख लेना, 2k की जगह क्या करोगे, 4k करोगे, क्योंकि 4 का गुणज बोला गया है। तो इधर भी क्या होगा, 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से k1 प्लस k2 से ही पूर्णांक की जगह 4 का गुणज कह सकते हो। ये तीनों ही होगा, संक्रामक, सम्मित और स्वतुल्य। और ऐसा है तो आपका इस तुल्यता संबंध भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगले में a इक्वल टू बी है। अब दोनों बराबर रखेंगे तो बराबर होना ही है। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर भी होगा, तो ये सम्मित भी हो गया। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर भी होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तुल्यता वाली कंडीशन भी हो जाएगी, क्योंकि तीनों बन गया। अब पूछा है कि 1 से संबंधित अवयव कौन सा है, तो 1 से संबंध रखने वाला। तो यहाँ पे अगर देखें प्रत्येक दिशा में, तो पहले वाले में देखिए, इस वाले का जवाब देता हूँ। तो यहाँ पे आर लिखना है, आर में एक के साथ में क्या रखूं कि 4 आ जाए, तो एक के साथ में आप 5 रख सकते हो, एक के साथ में 7 रख सकते हो, नहीं 9 रख सकते हो, 1 माइनस 9 8 हो जाएगा, 1 माइनस 5 4 हो जाएगा, और बाकी कोई संख्या यहाँ पे रख नहीं सकते। तो एक का संबंध किसके साथ में है, एक का संबंध, एक का संबंध, अच्छा इसमें एक स्टार्टिंग वाला हमने मिस कर दिया, वो है 1,1, 0 तो होता है 1,1 और 1,5। तो 1 का संबंध 1 3 1 5 सॉरी 1 5 और 9 के साथ होगा। किसके साथ होगा, 1 5 और 9 के साथ होगा। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। दूसरे में इसमें 1 के साथ में दूसरा बराबर रखने के लिए क्या होगा, 1 ही हो सकता है, तो दूसरे वाले का आंसर होगा 1 का संबंध, 1 का संबंध दूसरे वाले के लिए, 1 का संबंध 1 के साथ होगा। ठीक है, 1 का संबंध 1 के साथ होगा, तो ये आपके दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया भी है और पूछा है ऐसे उदाहरण दो, तो ऐसे हजारों उदाहरण हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसके आंसर कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हटा देता मैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब इस 11 क्वेश्चन के अंदर बोला है किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए इक्वल टू क्या है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ये आपका सपोज करिए ए है। अब आर क्या बोला गया है, तो आर बोला गया है पी कॉमा क्यू, जहां बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु की दूरी के बराबर है। तो मूल बिंदु को अगर मैं ओ बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओपी इक्वल टू ओ क्यू है। क्या है, ओपी इक्वल टू ओ क्यू है, दूरी है तो मोड लगा देंगे। ये ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, दूरी समान। अब बताना है कि ये क्या तुल्यता संबंध है। तो देखिए तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। अब स्वतुल्य में पी कॉमा क्यू की जगह क्या करेंगे, पी कॉमा पी रखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई पी पॉइंट है जो कि किसमें से, एक ही में से। अब पी रिलेट पी का मतलब है
OP इक्वल टू OP, तो क्या ये बराबर है? तो ये OP इक्वल टू OP सत्य है, यानी हमेशा सत्य है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सदैव ये सत्य है, और हमेशा सत्य है इसका मतलब ये कैसा है? ये स्वतुल्य है। कैसा है? स्वतुल्य है। ठीक है, कोई भी आप पॉइंट रखोगे P की वैल्यू के तौर पे, तो OP और दूसरी साइड में भी OP है तो बराबर रहेगा। अब अगला देखो सममित। तो सममित में क्या करते हैं? 2 पॉइंट लेते हैं। तो मान लेंगे कि माना P और Q ये 2 पॉइंट है A में से। अब लिखेंगे P रिलेट Q। तो P रिलेट Q का मतलब क्या है बच्चों? P रिलेट Q का मतलब है OP इक्वल टू OQ, यानी P की और Q की डिस्टेंस इक्वल है। तो इससे मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, अगर OQ को पहले लिख दूं और OP को बाद में लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और ऐसा लिखने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? Q का रिलेशन P के साथ आ जाएगा। तो जो P का रिलेशन Q के साथ है वही रिलेशन Q का P के साथ में है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ही सममित है। कैसा ये सममित है। अब अगले में आ जाओ। अगले में क्या है? तीसरा वाला पार्ट है। तीसरे वाले पार्ट में क्या है? संक्रामक। संक्रामक में क्या करेंगे? 3 संख्या लेंगे। माना P, Q और R ये तीनों संख्या किसमें से ले रहे हैं? A में से। अब हम इसमें क्या करते हैं? P रिलेट Q लिखते हैं। तो P रिलेट Q का मतलब है OP इक्वल टू OQ। ठीक है, अब Q रिलेट R लिख दो। तो Q रिलेट R का मतलब है OQ बराबर OR। अब इन दोनों को देखो, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? OP बराबर OR आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OP बराबर OR। ये कटेंगे कब? जब गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने पर। अब OP इक्वल टू OR है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हमारा P और R के बीच में रिश्ता आ गया है। और P और R के बीच में रिश्ता आ गया है, तो यहां से आप कह सकते हो कि PQ और QR की मदद से ही आपका P का R के बीच में रिलेशन आया है। इसके बीच में P और R का है, तो हम कह सकते हैं अतः ये संक्रामक है। कैसा है? संक्रामक है। अब संक्रामक है, पहले स्वतुल्य भी आ चुका है, सममित भी आ चुका है, तो ये तीनों है। क्योंकि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, अतः तुल्यता सिद्ध हुआ। कैसा हुआ? ये तुल्यता वाला कंडीशन यहाँ में सिद्ध हो गया। अब आगे क्या बोला गया है वो ध्यान से सुनो। तो आगे बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसमें पुनः सिद्ध कीजिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे पुनः सिद्ध कीजिए कि P अगर मूल बिंदु नहीं है तो P से होकर जानने वाले ऐसे वृत्तों को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिए। अब यहाँ पे आगे P पॉइंट से संबंधित जिसमें P मूल बिंदु नहीं है, तो यहाँ से बताना है कि मूल बिंदु जानने वाले वृत्त को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा P कोई पॉइंट है, तो वो x, y है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि P से संबंधित होकर जाने वाले ऐसे वृत्तों को निरूपित करता है जिसका केंद्र कहाँ है? मूल बिंदु से, मूल बिंदु पर है। तो अब यहाँ पे आपको, और O मूल बिंदु है। ठीक है, तो OP इक्वल टू जो भी मूल बिंदु से दूरी बोल रही है, तो वो मान लेते हैं दूरी क्या है? OP जो दूरी है वो मान लेता हूं मैं R है। तो कहीं कैसे ये पता लग गया ना मैं कि OP इक्वल टू R है। अब OP इक्वल टू R है, तो दो बिंदु के बीच में दूरी निकालने वाला फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो x माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड वर्क कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अब ये एक वृत्त है जिसका केंद्र कहाँ है? जिसका केंद्र मूल बिंदु है। कहाँ है? मूल बिंदु है। तो आपको ये लास्ट में लिखना है
पी पॉइंट मान के ओ पी इक्वल टू आर रखना है, जो दूरी का नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे आप। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल तुल्यता की कंडीशन यहाँ पे प्रूव करनी है। तो यहाँ पे समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए दे रखा है, तो लिख लेंगे ए इक्वल टू समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। एक है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। अब आर की बात करेंगे तो आर आपका T1, T2 है, जहां T1 समरूप है T2 के। मैंने समरूप का साइन लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ से 1 बाय 1 करके प्रूव करना है। तो पहली कंडीशन देखो क्या है, यहाँ से देखेंगे तो स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य में क्या करेंगे, एक ही पॉइंट ले लेंगे या एक ही त्रिभुज ले लेंगे, T1 माना T1 बिलोंग टू ए। तो अब यहाँ से T1 रिलेट T1 का मतलब होगा T1 समरूप T1। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सत्य है। और अगर ये सत्य है तो हम कह सकते हैं कि संबंध आपका स्वतुल्य हो गया। संबंध कैसा है? स्वतुल्य है। अब अगली कंडीशन कैसी है? सममित की है। तो सममित में हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेके चलते हैं। माना T1, T2 बिलोंग टू ए। अब देखिए T1 रिलेट T2 का मतलब है T1 समरूप है T2 के। तो उल्टा भी तो बोल सकते हो कि T2 आपका समरूप हो जाएगा T1 के। और ऐसा अगर बोल रहे हैं तो आपका T2 रिलेशन T1 के साथ में, जो T1 का T2 के साथ रिलेशन है समरूप का, वही T2 का T1 के साथ में आ रहा है। और यहाँ से आप कह सकते हैं सममित है। कैसा है ये? सममित है। अब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी में 3 ले लो आप, T1, T2 और T3। एक इसमें से ले रहे हैं ए में से। अब पहली कंडीशन T1 रिलेट T2, इसका मतलब है T1 समरूप है T2 के। फिर T2 रिलेट आपका T3, तो इसका भावार्थ है कि T2 समरूप है T3 के। इसे हम लिख सकते हैं पहला दूसरे से समरूप है, दूसरा तीसरे से। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि पहला तीसरे के साथ भी समरूप होगा, और पहला तीसरे के साथ समरूप है तो T1 रिलेट T3 आ गया। तो ये दोनों की मदद से ही आ रहा है तीसरा। तो इसे कह सकते हैं कि ये कैसा है? संक्रामक भी है। अब सममित, संक्रामक और स्वतुल्य तीनों है, तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे कैसा है, ये आपका तुल्यता संबंध भी है। कैसा है? तुल्यता संबंध भी है। तीनों है, इसलिए तुल्यता भी ये होगा। तीनों है इसलिए क्या होगा? तुल्यता भी ये होगा। अब आगे वाला पार्ट क्या बोला गया है, यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बोला है 3, 4, 5 एक त्रिभुज है, समकोण है। 5, 4, 5, 12, 13 दूसरा त्रिभुज है, और 6, 8, 10 तीसरा त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कौन से संबंधित है एक दूसरे की? तो देखिए पहला वाला त्रिभुज जो बोला गया है, इसका नाम T1 है। क्या नाम है? T1। और इसमें जो भुजा बोल रही है 3, 4, 5 है। तो 3, 4, 5 एक आपका समकोण त्रिभुज होता है। अब दूसरे त्रिभुज के बारे में बात करें तो इसमें दे रखा है 5, 12 और 13। तो ये आपका T2 है। और ऐसे तीसरा त्रिभुज यहाँ देखोगे तो इसमें दे रखा है 6, 8 और 10। ये तीसरा त्रिभुज है। अब समरूप इसमें से कौन कौन से दो आपस में बताना है। तो समरूप में क्या होता है, समरूप अगर त्रिभुज है, ठीक है, तो ABC अगर समरूप है आपके PQR से, तो हम क्या बोलते हैं, AB का जो अनुपात होगा वो PQ, AB अनुपात PQ इक्वल टू BC अनुपात QR इक्वल टू AC अनुपात PR के बराबर होता है। तो यहां से देखेंगे T1 तथा T3 में भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। भुजाओं का, कौन सी भुजा? संगत भुजा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है।
T1 T3 में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। आप देख लो, यहाँ पे 3 है और इधर 6 है, ऐसे 4 है, इधर 8 है, और ऐसे यहाँ पे 5 है और इधर 10 है, और ये सब बराबर किसके, 1/2 के। अतः हम कह सकते हैं कि T1 तथा T3 परस्पर संबंधित है, बाकी इसमें संबंधित नहीं है। T1 और T3 परस्पर संबंधित है। ठीक है, तो ये इसके लास्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब इसमें भी आप देख लो 13 क्वेश्चन, तो इस 13 क्वेश्चन के अंदर भी सेम लैंग्वेज आप बना लेना। P1 P2 भुजाओं की संख्या समान है, तो आप पहले में देखोगे तो दोनों सेम कर लेंगे, तो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था पेज की संख्या समान वाला, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये, भुजाओं की संख्या समान से। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ जाओगे जो हमने ये क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे कहाँ गया, मैं बता देता हूँ। हाँ, ये पेज होगी संख्या समान वाले। ठीक है, तो इस तरीके की लैंग्वेज आप लिख के बता देना। इसमें भी ये संक्रामक था और ये भी संक्रामक होगा जो यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर P1 P2 में भुजा समान है, तो P2 और P1 में भी होगी, तो ये आपका सममित भी हो गया। और P1 P2 बराबर है, ऐसे P2 P3 बराबर है, तो P1 और P3 में बराबर होंगे, तो तुल्यता भी हो जाएगा। अब बोला गया है कि आगे यहाँ तुल्यता की बात समझ में आ गई। अब 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी अवयव क्या होंगे। तो देखो 3, 4, 5 से जो बनेगा वो क्या होगा, त्रिभुज। और त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। अब 3 भुजा से संबंधित कौन रखेगा, तो 3 भुजाओं से, तो 3 भुजा वाली ज्यामिति। ठीक है, इससे संबंध कौन रखेगा, तो इससे संबंध रखेगा, यहाँ पे भुजा कितनी है इंपॉर्टेंट, भुजा की लंबाई क्या है इंपॉर्टेंट है, कितनी भुजा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी बहुभुज हैं, बहुभुज के अंदर क्या होते हैं, त्रिभुज भी होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, पंचभुज, छठभुज, ऐसे कई सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 भुजा दे रखी है, तो 3 भुजाओं का संबंध समान भुजाओं की दृष्टि से किसके साथ में होगा, तो 3 भुजा वाली ज्यामिति का संबंध सभी त्रिभुजों के समुच्चय से होगा। से होगा, सभी त्रिभुजों के समुच्चय से होगा, जो कि किससे बिलोंग करेगा, आपके समुच्चय ए में से कई के होंगे। ए में बहुभुज है, बहुभुज में त्रिभुज भी आ जाते हैं, तो इसमें लोग 3 भुजा वाली ज्यामिति 3, 4 है, इसका संबंध किसके साथ होगा, तो इसका संबंध सभी त्रिभुजों के साथ में होगा जो भी बहुभुज में हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर है। यहाँ पे बोला था कि सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय के बराबर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन समझा देता हूँ मैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, तो एल क्या है, तो एल है आपका एक्स वाई तल में। ठीक है, कौन से तल में, एक्स वाई तल में, ध्यान रखना, एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय, ये आपका एल है। अच्छा, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है आपका L1 और L2 युग्म है, जिसमें L1 समांतर है L2 के। अब आपको यहां से बताना है, तो सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। तो स्वतुल्य में ये है कि नहीं, तो हम यहाँ पे कोई एक रेखा पकड़ लेंगे L1, किसमें से, L में से। अब L1 रिलेट L1, तो L1 समांतर L1, क्या ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप कारण लिख दो, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। प्रत्येक रेखा क्या होती है, खुद के समांतर होती है, तो ये आपकी कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। अब दूसरा पार्ट क्या है इसमें, सममित का है। क्या है, सममित। तो सममित में हम क्या करते हैं, दो संख्या लेते हैं, L1 L2 बिलोंग टू L। अब यहाँ पे कंडीशन देखेंगे तो L1 रिलेट L2 का मतलब है L1 समांतर है, L1 क्या है, L1 L2 के समांतर है। अब देखो L1 अगर L2 के समांतर है तो उल्टा भी तो बोल सकते हो, L2 L1 के भी L1 के समांतर होगा। अब L2 L1 के समांतर है, इसका मतलब
जो पहले का दूसरे के साथ रिश्ता है वही दूसरी लाइन का पहली लाइन के साथ रिलेशन है, और दूसरी लाइन का पहली से रिलेशन आ गया तो हम कह सकते हैं ये कैसा है, सममित है। कैसा है ये, सममित है। ठीक है, अब आगे देखो, अगला इसमें तीसरा पार्ट यहाँ से किसका आएगा, संक्रामक का आएगा। तो संक्रामक की कंडीशन के लिए आपको 3 रेखा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना L1, L2 और L3 ये बिलोंग टू L है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, L1 रिलेशन L2, इसका मतलब है L1 समांतर है L2 के। ऐसे L2 रिलेट L3, इसका मतलब है L2 समांतर है L3 के। अब देखिए, पहली रेखा दूसरी के समांतर है, दूसरी तीसरी के समांतर है, इसका सीधा सीधा मतलब है L1 L3 के भी समांतर होगा। पहली दूसरी के समांतर है, दूसरी तीसरी के, तो पहले तीसरी भी समांतर होगी। और पहली रेखा तीसरी के समांतर है, इसका मतलब है L1 रिलेट L3 हो रहा है, और L1 L3 के रिलेट में जा रहा है, अतः कह सकते हैं कैसा है, संक्रामक है। ठीक है, और अगर ये संक्रामक की कंडीशन है, उससे पहले ये भी पता है कि सममित भी था और स्वतुल्य भी था, तो तीनों है, और तीनों है तो तुल्यता भी हो जाएगा। तो आप लाइन लिख लेना कि ये तीनों टाइप का है, इसलिए तुल्यता भी हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट पार्ट पूछा है उसको देखिए, इसमें पूछा है रेखा y इक्वल टू 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय लिखिए। देखो, y इक्वल टू 2x+4 से संबंधित रेखा कौन सी होगी, तो y इक्वल टू 2x+4 से संबंधित वो रेखा होगी जो क्या है, दी गई रेखा के समांतर है। तो रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, जो इसमें पूछा है वो होगा इन दी गई रेखाओं के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो क्या होगा, संबंधित रेखा, यहाँ पे लिख लेते हैं संबंधित रेखाओं, संबंधित रेखाएं बराबर ये हो जाएगा दी गई रेखा के समांतर रेखा, दी गई रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक, क्योंकि समान संबंध किसका है, समांतर का है, तो इस रेखा के ये L1 मान लो, तो L2 क्या हो सकता है ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। और वो संबंधित रेखा जो होगी वो दी गई रेखा के समांतर की बात करें तो वो हो जाएगी y इक्वल टू 2x+, इसमें 4 की जगह c आ जाएगा, और c आपका कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। भाई दी गई समांतर रेखा में चेंज कहाँ आता है, कॉन्स्टेंट में चेंज आता है, ढाल तो सेम होता है, तो x का गुणांक ढाल है तो वो वही रहेगा, फर्क इस 4 की जगह कोई नई संख्या आ जाएगी, तो वो उसकी जगह लिख लेंगे y इक्वल टू 2x+c, लिखेंगे y इक्वल टू 2x+c। तो जो लास्ट पार्ट पूछा है इसका आंसर बच्चों इस जगह पे मैंने लिखा है, आई थिंक आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें सब क्लियर है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लो, इनमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें कंडीशन है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बताना है कि इसमें कौन सा है। तो देखिए 1 2 3 4 की बात हो रही है, तो पहले 1 1 2 2 3 4 3 3 और 4 4 देखो। देखो आपके पास में 1 1 है, ये रहा, 2 2 है, ये रहा, 3 3 है, और ये 4 4 भी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सम्मित तो हो जाएगा, सॉरी स्वतुल्य हो जाएगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और 4 4 है, और ये बिलोंग टू R है, इसलिए कैसा है, ये स्वतुल्य है। अब अगली कंडीशन देखो, आपके पास में 1,2 है, परंतु ठीक है 2,1 नहीं है क्या कहीं पे, ऐसे आप देखोगे तो 1 3 है पर 3 1 नहीं है, 3 2 है, कोई भी एक पकड़ लो, अगर एक जगह भी गलत हो गया तो ये आपको बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या है, सम्मित, ये सम्मित नहीं है। ठीक है, अब ये पहली कंडीशन, ये दूसरी वाली हो गई। तो देखो स्वतुल्य है और सम्मित है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। सम्मित है, ये वाला भी गलत हो जाएगा, सम्मित नहीं है। तुल्यता भी नहीं है, क्योंकि एक गलत हो जाएगा तो तुल्यता कैसे बढ़ जाएगी, तो एक ही ऑप्शन बचता है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। अब तीसरी कंडीशन देख लो, ये संक्रामक क्यों है, तो संक्रामक के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो,
इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास में, इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास में देखो ये 1 3 है, अब 3 2 भी है, और इसका भावार्थ ये निकलना चाहिए 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 भी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है, तो 1 2 भी है, 1 2 भी है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो ये संक्रामक हो गया तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला वाला पार्ट देख लो, लास्ट है। इसमें a कॉमा बी के बीच में योग को बनाना है, जिसमें a इक्वल टू b माइनस 2 है और b 6 से ज्यादा होना चाहिए। b मतलब दूसरा वाला अवयव, दूसरा वाला अवयव 6 से ज्यादा है, तो ये वाला आंसर गलत हो गया। इसमें तो क्या है 4 ही। अब यहाँ पे क्या रखूं ताकि a इक्वल टू b माइनस 2 आ जाए, तो ये वाला ऑप्शन ही हो सकता है, क्योंकि b की जगह 8 रखोगे तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये सही है। ए 8 रखोगे तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 नहीं हो सकता, और 7 भी नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने प्रयास किया है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर समझा सकूं। तो इतनी मेहनत का आपको ये करना है, जो जरूरतमंद है उस तक पहुंचा देना, और लाइक जरूर कर लेना। लाइक से कुछ पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं बच्चों, बस इससे थोड़ा सा हौसला मिलता है कि आपको और अच्छे क्वेश्चन में ला के समझा सकूं, और कुछ भी नहीं है इसके पीछे वजह। थैंक यू।